हेलो गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट है और आज हम बात करने वाले हैं लूक केज सीजन 1 के बारे में। ये सीरीज नेटफ्लिक्स मार्वल यूनिवर्स की 4th सीरीज है। इसके बाद हम लोग डिफेंडर सीरीज को कवर करेंगे क्योंकि मैंने आयरन फिस्ट का रिकेप ऑलरेडी बना दिया था। अगर आपने मार्वल से जुड़े वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं। हमने थियरी, मीम्स और डिस्कशन थ्रेड के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ लूक केज सीजन 1 का रिकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. लूक केज, जिसे हमने जेसिका जोन्स में देखा था, उसके पास अनब्रेकेबल स्किन और सुपर स्ट्रेंथ है जिससे वो लोगों के पलंग तोड़ता है। उसके बार को जेसिका के एफबीएफ किलग्रीव ने उड़ा दिया था, इसलिए वो अभी न्यूयॉर्क के हार्लेम में रहने आ गया है। यहाँ वो हेनरी पॉप के यहाँ कचरा साफ करता है जो पहले एक गैंगस्टर थे, पर अब उन्होंने सारी मोह माया छोड़ दी है। वो अभी बार्बर का काम करके एक नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, पर पूरा हार्लेम उनकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो बहुत ही बड़े गैंगस्टर थे। केज के पास पैसों की बहुत कमी है तो वो रात में हार्लेम पैराडाइज नाम के एक क्लब में डिशेस धोने का काम करता है। यहाँ एक दिन बारटेंडर की कमी होने के कारण उसे बार संभालने का मौका दिया जाता है। ड्रिंक सर्व करने के टाइम वो मिलता है यहाँ के क्राइम बॉस कॉर्नेल स्टोक से, जिसे लोग कॉटन माउथ कह के बुलाते हैं। ये पहले हमारे हजाम पॉप की गैंग में ही था पर अब बहुत ही बड़ा क्राइम बॉस बन गया है। वो लुक को जॉब ऑफर करता है पर लुक बुरे काम नहीं करता। यह कॉटन माउथ की कजिन सिस्टर मराया डिलार्ड जो एक काउंसिल वुमन है और यही कॉटन माउथ के सारे पैसे वाइट करने में उसकी हेल्प करती है। बारटेंडिंग करने के टाइम लुक मिलता है मिस्टी नाइट से जो अपने आप को एक रिपोर्टर बताती है। वो यहाँ एक स्टोरी पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लुक उसके साथ फ्लर्ट करता है तो वो पहले ही नाइट में छई छपा छई करता है। जो बारटेंडर छुट्टी पे था उसका नाम एक्चुअली डांटे है और उसने कॉटन माउथ की एक बहुत बड़ी डील के बारे में सुन लिया था, तो वो अपने दोस्त शामिक और चीको के साथ रेड करने जाता है और कॉटन माउथ की एक बहुत ही बड़ी हैमर टैक वेपन्स की डील पर स्ट्राइक करता है। थिंग्स के निपटने के बाद शामिक डांटे को मार देता है और चीको के साथ स्प्लिट कर लेता है। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है और मिस्ट्री नाइट को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ वर्क साइट पे उसका पार्टनर है राफेल स्कार्फ जो रियली में फनी बंदा है। कॉटन माउथ की इससे जल जाती है क्योंकि इस डील के सारे वेपन्स पुलिस के हाथ लग गए। ये सारी बातें जब उसके भी सीनियर गुंडे डायमंड बैग को पता चलती है तब वो अपना एक आदमी भेजता है जिसका नाम शेड अल्वारेज है। ये बंदा स्टार्टिंग के 6 एपिसोड में सनग्लास लगा के घूमने के अलावा और कुछ नहीं करता। पैसा गुम होने के कारण मराया बहुत ही प्रॉब्लम में है क्योंकि उसने गवर्नमेंट फंड्स का यूज करके कॉटन माउथ का क्लब रेडी करवाया था। अब ऑडिट होने से पहले उन्हें फंड्स अकाउंट में डालने होंगे, पर शामिक को फाइन करने के बाद उन्हें सिर्फ आधा पैसा ही मिलता है। वो लोग उसे मारकर चीको को ढूंढने जाते हैं क्योंकि उसके पास दूसरा हाफ है। मराया के गुंडे केज के लैंडलॉर्ड के पास पैसे मांगते हैं पर वो देना नहीं चाहते और सेम टाइम में एंट्री होती है लूक केज की। वो सबकी धुलाई करता है और डिसीजन लेता है कि अपनी पावर्स का यूज आज से लोगों की हेल्प करने में करेगा। पॉप को पता है कि अगर चीको कॉटन माउथ के हाथ लगा तो वो मारा जाएगा, इसीलिए वो लूक को भेजते हैं। उन्हें वैसे लूक की पावर्स के बारे में पता है और उसे सीक्रेट रखने के लिए लूक को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो लूक चीको को फाइंड करके उसे बार्बर शॉप ले आता है। सेम टाइम में मिस्ट्री और स्कार्फ पॉप से मिलने आते हैं। लुक भी यहीं होता है, इसीलिए उनकी मुलाकात थोड़ी ऑकवर्ड बनती है। पॉप चीको की लोकेशन नहीं बताते और पुलिस के जाने के बाद वो लूक को कॉटन माउथ के यहाँ भेजते हैं जिससे बातचीत हो सके। देखा जाए तो पॉप एक रियली पावरफुल गैंगस्टर रहे थे और सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं, इवन कॉटन माउथ भी। पर उसके राइट हैंड बंदे को पता नहीं है कि पॉप कौन है। उसे डेयरडेविल वाला टर्क टिप देता है कि चीको अभी बार्बर शॉप में है। वो सीधा वहाँ स्ट्राइक करता है जिसमें लुक इस बच्चे को तो बचा लेता है पर चीको इंजर्ड हो जाता है और पॉप की डेथ होती है। कॉटन माउथ को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती और वो अपने बंदे को छत से नीचे फेंक देता है। मन की शांति के लिए वो पॉप के फ्यूनरल का खर्चा देने वाला है, पर लूक को इससे प्रॉब्लम है क्योंकि पॉप कभी भी नहीं चाहेंगे उनके फ्यूनरल में बैड मनी यूज हो। पर फिर भी उसे रियली बहुत दुख हुआ है क्योंकि पॉप और वो दोनों बहुत क्लोज थे। फ्यूनरल में वो सबके सामने अच्छा बनने की ट्राई करता है पर लूक अपनी स्पीच से सभी का दिल जीत लेता है। बॉबी जो हमेशा बार्बर शॉप में बैठ के चेस खेलता था वो बताता है कि उन्हें पैसों की जरूरत है क्योंकि अनपेड बिल्स भरने होंगे वरना ये पूरी शॉप बैंक के पास चली जाएगी। लूक चीको से मिलता है और उसे बताता है कि अब कॉटन माउथ उसके साथ कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे अपने पैसे मिल गए हैं। यहाँ लूक को पता चलता है कि कॉटन माउथ के पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी कोई क्राइसिस मोमेंट क्रिएट होता है वो अपना सारा पैसा एक जगह पे रखता है।
एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। तो लूक को उन्हें डाउन करना है, इसीलिए वो कॉटन माउथ के बिजनेसेस पे स्ट्राइक करता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग अपने सारे पैसे एक जगह पे रख देते हैं, जहाँ बहुत ही पावरफुल और ऑसम तरीके से लूक अटैक करता है और उन पैसों को उठा लेता है। सारे नहीं उठाता, बस इतने ही उठाता है जिससे पॉप की दुकान बच सके। बाकी वो पुलिस को इन्फो दे देता है, जिससे डिटेक्टिव मिस्ट्री और स्कार्फ आके सारे पैसे जब्त कर लेते हैं। इस न्यूज ने पूरे हार्लेम में खलबली मचा दी और पुलिस जानना चाहती है कि वो अननोन सांड कौन था जिसने ये कांड किया। तो चीको उनसे बात करने जाता है, क्योंकि उसे पता है ये लूक ने किया है। वो डिटेक्टिव स्कार्फ से बात करता है, पर स्कार्फ उसे मार देता है। वो एक्चुअली एक करप्ट कॉप है जो कॉटन माउथ के इशारों पे चलता है। वो सीधा उसे जाके बता देता है कि उसके बम्बू लूक ने लगाए। कॉटन माउथ रिटेलिएशन करने आता है और लूक को बजूका से उड़ा देता है, जहाँ वैसे उसकी लैंडलॉर्ड भी साथ में थी। पूरी बिल्डिंग डाउन हो गई, पर लूक को कुछ नहीं हुआ, बस फ्लैशबैक में चला गया। लूक का रियल नाम कार्ल लूकस था और फेक करप्शन चार्जेस के कारण उसे पुलिस की नौकरी छोड़कर जेल जाना पड़ा। सी गेट एक हेविली गार्डेड प्राइवेट प्रिजन जहाँ के हेड हैं अल्बर्ट रैकालम। लूक यहाँ मिलता है स्क्वाबल से, जो उसका अच्छा बडी बन गया, और रेवा कॉर्नर्स जो यहाँ साइकोलॉजिस्ट है। वो उससे बात करती है वैसे ही जैसे थेरेपी देते हैं, और लूक उससे कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड है। यहाँ वो कॉटन माउथ के साथ घूमने वाला भाड़े का सूट भी है, जिसे लूक जरा भी पसंद नहीं करता। वो लोग एक तरीके से यहाँ सिंडिकेट चलाते हैं, लाइक उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पर इलीगल रिंग में उन्हें फाइट करनी होगी। लोग लड़ने के लिए नहीं मानता, पर वो लोग बेबल्स के बम्बू लगाते हैं, तो वो फाइट करना शुरू करता है। वो एक के बाद एक फाइटर्स को बीट करने लगता है और उसका बर्ताव एकदम डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जो रेवा को पसंद नहीं आता। वो उससे बात करने की ट्राई करती है और वो उसे अपने हालात के बारे में बताता है। ये सारी बातें वैसे जेलर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो स्कैबल्स को टॉर्चर करके मार देते हैं। लूकस की भी पिटाई के कारण बहुत ही बुरी हालत थी और वो डेफिनेटली मरने वाला था, पर रेवा भी उसकी बहुत केयर करती है, इसीलिए वो उसे डॉक्टर नोहा ब्रिस्टेन के पास ले जाती है। ये बंदा एक इविल साइंटिस्ट है जो इनमेट्स की सजा कम करवाने के बदले उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। वो लूकस को बचाने के लिए प्रोसेस शुरू करता है जो बहुत ही डेंजरस है। इसमें लूकस को फास्ट हीलिंग फैक्टर मिल जाना चाहिए था, पर जेलर मशीन को सैबोटेज कर देता है और एक एक्सीडेंट के कारण लूकस में पावर्स आ जाती है। जेलर को डाउन करके वो वहाँ से एस्केप करता है और प्रेजेंट टाइम में लूक अपनी लैंडलेडी को बचाकर पब्लिकली अपनी पावर्स को अनाउंस कर देता है। डेयरडेविल सीरीज की क्लेयर टेम्पल हार्लेम में आती है, क्योंकि यही उसका काम है, दूसरों की सीरीज में पड़ोसियों की तरह घुस आना। डेयरडेविल सीजन 2 में हमने देखा था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि हॉस्पिटल वाले ज़ॉम्बीज और आर्मी ऑफ द डेड वाली बातों को कवर अप कर रहे थे। वो अभी यहाँ अपनी मॉम के पास आई हुई है और मिलती है लूक से। वो पहले तो उसे नहीं पहचान पाता, पर बाद में वो मेरा जेसिका जोन्स वाला रिकेप देख लेता है। कॉटन माउथ लोगों को तंग करना शुरू करता है, पर लूक उनसे लड़ने के लिए रेडी है, जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लिटरली एक लोकल हीरो बन गया है जो बहुत ही पावरफुल और अनब्रेकेबल है। बियर्ड के कारण शेड्स उसे नहीं पहचान पाया था, पर अब वो उसे पहचान लेता है कि यही कार्ल लूकस है। उन्हें जूडस बुलेट की जरूरत है जो फायर होने के बाद होल करना शुरू करती है, और ये डेफिनेटली लूक को डाउन कर देगी। पर देखा जाए तो ये बहुत महंगी है और हैमर टैक के पास से डायरेक्टली खरीदनी पड़ेगी, जिसे हमने आयरन मैन में भी देखा था। अभी की कंडीशन को देखकर कॉटन माउथ इसे नहीं खरीद सकता, पर शेड्स उसे ऑफर देता है कि उनका बॉस डायमंड पैक लूक को मार देगा और बदले में उसे हार्लम पर कंट्रोल चाहिए, जो बहुत ही बड़ी कीमत है। इसीलिए कॉटन माउथ पुलिस के पास पड़ी गन्स को कैसे भी करके निकलवाएगा और उसे बेचकर जूडस बुलेट्स खरीदेगा। वैसे भी स्कार्फ उसके साइड है, तो उसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनवाईपीडी की कैप्टन बैटी मिस्ट्री से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसके पार्टनर के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन चालू है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये करप्ट ऑफिसर है। देखा जाए तो मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा इविल साइड में होगा, पर ये उससे भी बड़ा आरामी है। उसने पुलिस को धोखा देके गन्स तो निकलवा ली, पर अब वो कॉटन माउथ से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, जो उसे पसंद नहीं आता, और वो फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग में स्कार्फ सीरियस इंजर्ड हो जाता है और कॉटन माउथ उसे वहीं मरने के लिए छोड़ता है। वो सीधा पॉप की बार्बर शॉप में आके छुप जाता है। यहाँ उसे क्लैर और लूक मिलते हैं, जो उसकी जान बचाने की ट्राई करते हैं, पर उसकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाना होगा। मिस्ट्री लूटेनेंट पेरिस के साथ काम पे लगती है, पर ये बंदा भी कॉटन माउथ के लिए ही काम करता है। उसे ऑर्डर्स मिले हैं कि स्कार्फ को देखते ही उन्हें मार दे, वरना चीजें पब्लिक हो जाएंगी। स्कार्फ की दी गई इन्फो पर लूक अपार्टमेंट जाता है और उसे कुछ एविडेंस मिलता है। वो लोग उन एविडेंस के साथ पुलिस के पास जाने वाले थे, पर रास्ते में ही उन पर अटैक हो जाता है। लोग दीवारें तोड़कर स्कार्फ को बचाने की ट्राई करता है, पर वो सरवाइव नहीं कर पाता। वैसे ये रियली बहुत ही ढांसू कैरेक्टर था और मुझे बहुत फनी लगा।
पर अब ये नहीं रहा। स्कार्फ की डायरी के कारण सारी बातें पब्लिक हो जाती है और पुलिस कॉटनमाउथ को अरेस्ट कर लेती है। ये सारी बातें मराया के एक इंटरव्यू में भी अपीयर हो जाती है, जिससे उसके पॉलिटिकल करियर के बम्बू लग गए। स्कार्फ वैसे एक करप्ट ऑफिसर था जो अभी जिंदा नहीं है, इसीलिए उसके एविडेंस कोई काम नहीं आएंगे। कॉटनमाउथ थोड़े ही टाइम में निकल जाता है और लूक की रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज करने की धमकी देता है, जिससे लूक को वापस जेल जाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल देखा जाए तो वो जेल से भागा हुआ क्रिमिनल ही है, तो इससे बचने के लिए वो सिटी से बोरिया बिस्तर लेके निकलने वाला था, पर क्लैर उसे मोटिवेट करके रोक लेती है। कॉटनमाउथ के एक फ्लैशबैक में हमें दिखाई देता है कि वो अपनी दादी मामा मेबल के साथ रहता था, जो एक बहुत ही बड़ी गुंडी थी। पॉप ने ही उसे ट्रेन करके काम पे लगाया था और उसका रियल टैलेंट म्यूजिक था, जिसपे उसकी फैमिली ने कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उसके अंकल पीटी उसे सपोर्ट करते थे, वो उनका माल राइवल गैंग्स को बेचते थे, इसलिए मामा मेबल ने उसे मरवा दिया, वो भी कॉटनमाउथ के हाथों से। जिसके बाद से उसने म्यूजिक पे कम ध्यान दिया और वो गैंगस्टर बन गया। प्रेजेंट में उसकी और मराया की आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्योंकि उसके कारण मराया को अब काउंसिल में से रिजाइन करना होगा। कॉटनमाउथ के ज्यादा बोलने पर वो उसे मारने लगती है और वो मर जाता है। रियली मुझे ये एक्टर बहुत पसंद है और उसका हंसने का अंदाज तो रियली बहुत औसम है। शेड्स मराया की हेल्प करके लूक को इस मर्डर के लिए फ्रेम कर देता है, जबकि लूक यहाँ क्लैर के साथ है। वो उसे बता देता है कि उसके पास ये पावर्स कैसे आए कि तब इस सीजन के विलन डायमंडबैक की एंट्री होती है। वो लूक को जूडस बुलेट से शूट करता है और उसे लूक का रियल नेम यानी कि काल के बारे में पता है। क्लैर उसके लिए एम्बुलेंस बुलाती है, जिस पर अटैक होने के कारण उन्हें क्लिनिक में छुपना पड़ता है। यहाँ क्लैर को पता चलता है कि उसके अंदर से बुलेट निकालना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, वो लोग उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जबकि इस बुलेट ने कर दिया है। अब उसकी बॉडी इस बुलेट को मूव होने से रोक रही है, जिससे उनके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है। कैंडिस नाम की ये बंदी पुलिस को बताती है कि केज ने कॉटनमाउथ को मार दिया, और मिस्टी का ऐसा है कि वो सारी बातें बस देखकर समझ जाती है कि क्राइम सीन पर क्या क्या हुआ था, तो उसे लिटरली पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो केज को कॉल करती है और जब उन दोनों की मीटिंग फिक्स होती है तब दोबारा डायमंडबैक अटैक करता है। लूक को पता चलता है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड विलिस स्ट्राइकर है, जिसके साथ उसके पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। क्लैर को पुलिस पकड़ लेती है और मिस्टी सारा ट्रुथ जानने के लिए उसे बहुत ही बुरी तरीके से पूछती है, जो वैसे किसी को पसंद नहीं आता। उसे थोड़े ही टाइम में छोड़ दिया जाता है और स्ट्राइकर बताता है कि वो लूक का भाई है। ये बात लूक समझे इससे पहले ही वो उसे दूसरी जूडिस बुलेट से शूट करता है। मिस्टी के मिसबिहेवियर को देखते हुए उसका बैज जब्त हो जाता है और उसे थेरेपी सेशन लेने पड़ेंगे, जो बहुत ही बोरिंग है। केज को पुलिस वाले देख लेते हैं और उनसे बचने के लिए वो उन पर अटैक करता है, जो पूरा डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया था। ये थोड़े ही टाइम में इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, जिससे सब लोग अब लूक के अगेंस्ट है। मराया एक गैंग मीटिंग अरेंज करती है, जिससे सब कुछ लीगल बेचकर लीगल बिजनेस चलाया जा सके, पर यहाँ एंट्री होती है डायमंडबैक की। वो मराया और इस बंदे के अलावा सबको मार देता है। मराया अपनी जान बचाने के लिए उसे एक टिप देती है कि अगर वो पुलिस और केज की फाइट शुरू करवा दे तो उसकी गन्स बिक जाएगी, जो आइडिया वैसे डायमंडबैक को बहुत पसंद आता है। क्लैर और लूक इस डॉक्टर को फाइंड करते हैं, जो पहले प्रिजन में काम करता था। बुलेट्स को निकालने के लिए उन्हें लूक की स्किन को सॉफ्ट करना होगा और इसीलिए वो लोग उसे भजिए की तरह तल देते हैं, वो भी एसिड से, जो रियली बहुत पेनफुल था। टीम मिलकर उसकी सर्जरी करती है और रेवा की पेन ड्राइव इसमें बहुत काम आती है, जो जेसिका जोन्स ने दी थी। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि रेवा उतनी भी अच्छी नहीं थी, वो डॉक्टर के लिए पेशेंट्स ढूंढती थी जिससे उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। वो साइंटिस्ट सारी सीक्रेट फाइल्स अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेता है और लूक उन्हें गुस्से में डिस्ट्रॉय करता है, पर लूक के पास जरा भी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसे पता नहीं है कि हार्ड ड्राइव में से सब रिकवर हो जाएगा। वो लोग सीधा जॉर्जिया जाते हैं और यहाँ उसे याद आ जाता है कि उसके फादर का एक अफेयर था और डायमंडबैक उनका बेटा है। लूक और वो हमेशा साथ कांड किया करते थे, पर उसे साइडलाइन कर दिया गया, इसीलिए वो अभी लूक के बम्बू लगा रहा है। स्ट्राइकर वैसे सिर्फ उसी के बम्बू नहीं लगा रहा है, उसने एक पुलिस ऑफिसर को केज के गेटअप में मार दिया, जिससे अब पूरा डिपार्टमेंट लूक को मारने पे तुला है। उन लोगों ने इवन एक बच्चे को इन्फो के लिए टॉर्चर कर दिया। मराया उसके अगेंस्ट एक रैली रखती है, जिससे उसे वापस पब्लिक सपोर्ट मिल सके। लूक सेम टाइम में हार्लम पहुंच जाता है और मिस्टी भी वहीं होती है, जो स्ट्राइकर को अरेस्ट करने आई थी।
पर वो उसे शूट कर देता है। लूक टाइम पर वहाँ पहुंच जाता है और मिस्टी बच जाती है, पर उसे रियली बहुत सीरियस इंजरीज आई है। कैंडिस रिवील कर देती है कि मराया ने उसे पैसे दिए थे जिससे वो लूक को फ्रेम कर सके। क्लेयर एक गार्ड को डाउन करके मिस्टी को मेडिकल ट्रीटमेंट देने आती है, जबकि ऊपर एक हॉस्टेज सिचुएशन बन गई है। डायमंडबैग के लोगों ने पूरे हार्लम पैराडाइज को पकड़ के रखा है, जबकि पुलिस चारों तरफ से इस जगह को घेर के बैठी है। डायमंडबैग ने ट्राई की थी कि इस पूरे इंसिडेंट को लूक के नाम पर चढ़ाया जा सके, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये लोग बाहर आ गए थे। स्वाट टीम जूडस बुलेट के साथ एंटर होती है, पर केस सरेंडर कर देता है। अब पब्लिक लूक के साथ है क्योंकि उसने सबको बचाने की ट्राई की थी, पर कोर्ट में ये प्रूव नहीं होगा, इसलिए वो एस्केप करता है। साइड पे से पुलिस ने शेड्स को भी पकड़ लिया था, तो वो भी अभी हिरासत में है। पुलिस उसे बहुत गालियां देती है, पर वो अपने लॉयर की डिमांड के अलावा और कोई वर्ड मुंह से नहीं निकालता। उसे थोड़े ही टाइम में बेल मिल जाती है और डायमंडबैग के पास जाने के टाइम उसी के लोग उसे मारने की ट्राई करते हैं, पर वो मेन कैरेक्टर है इसलिए उसे कुछ नहीं होता। लूक अभी अंडरग्राउंड है, पर फिर भी वो पब्लिक की हेल्प करता है, जिससे हार्लम के लोग उसे सपोर्ट करते हैं। वो लोग उसे बचाने के लिए उसकी मर्चेंडाइज के कपड़े पहनते हैं। इवन रैपर्स ने इस पर एक सॉन्ग भी बना दिया, पर हमारी हिंदी डबिंग वालों ने उसके बम्बू लगा दिए। खैर जाने दो, कैंडिस टेस्टिफाई करने वाली थी, इसीलिए मिस्टी उसे प्रोटेक्शन में रखती है। शेड्स मारिया के पास जाकर उसे डायमंडबैग को डाउन करने की ऑफर देता है, जो बेस्ट प्लान था। उनके पास कार्ल लूकस की फाइल्स हैं जिससे वो इनोसेंट प्रूव हो सके, तो वो लोग पॉप की दुकान पर मिलते हैं जहाँ एविडेंस पास होने वाले थे। पर डायमंडबैग की यहाँ एंट्री होती है और वो बहुत ही अजीब से सूट में है। ये सूट भले ही कॉमिक एक्यूरेट है, पर बहुत ही अजीब लग रहा है। फाइट शुरू हो उससे पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है कि लूक पहले एक बॉक्सर था और ये लोग बहुत ही अच्छे भिड़ू हुआ करते थे। प्रेजेंट में वो लोग बार्बर शॉप में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लिटरली $40,000 लगे थे इस दुकान को ठीक करने में कि इन लोगों ने वापस रायता फैला दिया। हार्लेम वासियों को फ्री में सुपर हीरो फाइट देखने मिलती है और वो लोग यहाँ बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। डायमंडबैग के अटैक के टाइम मिस्टी ने अपना फोन घुमा दिया था, जबकि मारिया ने वो फाइल्स जिससे केज की इनोसेंस प्रूव हो सके। मिस्टी सीधा पुलिस में रिपोर्ट कर देती है कि मराया ने ही अपने भाई को मरवाया था। यहाँ एंट्री होती है शेड्स की, क्योंकि उसने मिस्टी का फोन साइड पे से ले लिया था। उसने कैंडिस से बात की और उसे सिटी से दूर बुलाकर मार दिया। इसका मतलब अब मराया के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं है और वो फ्री हो जाती है। फाइट में लूक डायमंडबैग को हरा देता है और पूरा हार्लेम खुश हो जाता है क्योंकि सबके पैसे वसूल हो गए। मैच खत्म होने के बाद लूक को तुरंत पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसे जेल जाना होगा, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि यही कार्ल लूकस है। फेडरल मार्शल्स उसे लेने आए हैं और जाने के टाइम क्लेयर उसे किस करती है। फिश को पॉप की दुकान में से लुक की फाइल्स मिल जाती है जिससे वो फ्री हो जाएगा। मराया फिर से हार्लेम पैराडाइज शुरू करती है और अब शेड उसके साथ है। अफेयर चल रहा है। वो अजीब सा साइंटिस्ट अभी डायमंडबैग का इलाज कर रहा है और क्लेयर को लगता है कि उसे सुपर हीरोज के साथ ही काम करना है, मतलब यही उसकी लाइफ बन चुकी है। तो वो सेल्फ डिफेंस सीखने का शुरू करती है और इसीलिए वो आयरन फिस्ट वाली क्यूटी पाई के पास जाती है। वो रिकेप देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद हम सीधा डिफेंडर सीजन 1 कवर करेंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।